जिंदगी एक पन्ने की तरह है जिसके कुछ अक्षर फूलों से लिखे गए हैं तो कुछ अंगारों से। क्योंकि जीवन में कहीं सूखी घास है तो कहीं रजनीगंधा के फूल हैं, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं सागर है, कहीं मनमोहक घाटियां हैं तो कहीं सुंदर वन है। एक जैसा जीवन किसी का नहीं है। सुख दुख के घर्षण से ही ज्योति प्रकट होती है। रगड़ के बिना ना तो रतन पर पालिश आती है और ना ही संघर्ष के बिना आत्मा में पूर्णता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। कभी महारोगों महामारी से संघर्ष, कभी विचारों का संघर्ष, कभी पारिवारिक संघर्ष, कभी आर्थिक संघर्ष के घेरे जीवन में देखने पड़ते हैं। एक नन्हा सा अंकुर एक वृक्ष बनता है, तब तक वो कितने तूफानों एवं बर्फीली हवाओं से मुकाबला कर चुका होता है, तभी वो बरगद के रूप में प्रख्यात होता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी संघर्षों से युद्ध करके ही महान बने हैं। ऐसे ही महामानव मानवता की मूर्ति हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में जन्मे राकेश कुमार अग्रवाल। पेशे से इंजीनियर हैं। अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के घरों को, सपनों को वो साकार कर चुके हैं। भारत भूमि तो वैसे भी काव्य शिल्प संस्कृति की भूमि है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों सैलानी यहाँ शिल्प संस्कृति के दर्शन करने आते हैं। वो चाहे अजंता एलोरा के मंदिर हों या दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, ये पर्यटक उसकी अनूठी कारीगरी व इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं। क्योंकि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर ही एक संतराश की तरह उसका अनूठा मुजस्समा बना सकता है। ऐसे ही एक संतराश हैं श्री R.K. अग्रवाल। तिलहर में एक जमींदार शिक्षित संपन्न परिवार में जन्मे R.K. अग्रवाल को बचपन से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। वो उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली। वैज्ञानिक आइंस्टीन से प्रभावित श्री अग्रवाल ने बीटेक के बाद ONGC में भी जॉब करी। कम उम्र में पिताजी का सर से साया उठने के बाद माता शकुंतला देवी ने माँ बाप दोनों की भूमिका निभाकर उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। 4 बहनों के एक लौते भाई, घर जनहित की समस्याओं को सुलझाने के साथ बहनों की शादी की भी फिक्र थी। उन्होंने उस धर्म को भी बखूबी निभाकर अपने कर्म का पालन करा। पिता रमन अग्रवाल, माता शकुंतला अग्रवाल के संस्कारों में पले बढ़े श्री अग्रवाल की सोच हमेशा से ही उद्योग जगत में कुछ नया करने की रही। सर्वप्रथम उन्होंने स्टील से बनने वाले उत्पाद जैसे अलमारी, दरवाजे, विंडो के घरों में कैसे डिजाइन करा जाए उस पर भी काम किया और ख्याति प्राप्त करी। साथ ही प्रकृति की दी हुई देन को कैसे विकसित किया जाए उसमें हमेशा लीन रहे। नमस्कार, हमारे बीच मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंजीनियर श्री R.K. अग्रवाल जी। हम उनके जीवन व उनके अनुभवों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शिक्षा 4th 5th तक घर पे हुई। फिर इसके स्कूल हुआ करते थे जो अपने गवर्नमेंट के, उसमें शिक्षा हुई। बड़ी ही अच्छी शिक्षा थी उस ज़माने में। टीचर भी बड़े सख्त थे पढ़ाई के मामले में। उनको एक अपने अंदर से जिम्मेवारी थी कि जो बच्चे हैं वो सीखें, पढ़ें। ऐसा नहीं था कि वो टाइम को वेस्ट करते हों, लगातार क्लास में बच्चों पे ध्यान देते थे। हाई स्कूल मैंने तिलहर से किया, RVM इंटर कॉलेज तिलहर से, इंटरमीडिएट भी वहीं से किया और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और उसमें मुझे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस समय हुआ करती थी, उसका ये जो है हमको पुरस्कार और ये वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिला। मैं इसमें आपसे एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये स्कॉलरशिप जो है भारत का सर्वोच्च
स्कॉलरशिप है उस समय का। इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च स्कॉलरशिप होता था और आज भी है मेरे ख्याल में वो। ये भारत सरकार का कि जो हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में फर्स्ट 50 पोजीशंस पे आते थे और मेरी पोजीशन जो है 26 पोजीशन थी और मेरा 4 विषयों में जो था वो ये था हाई रैंकिंग थी और उसके कारण मेरा 27वीं पोजीशन थी। तो जो 50 पोजीशन तक होते हैं वो उनको स्कॉलरशिप मिलता है और उस ज़माने में करीब करीब यूपी बोर्ड हाई स्कूल में 8 या 9 लाख बच्चे भाग लेते थे और पास होते थे। तो वो मुझे आज भी याद है कि हिंदुस्तान टाइम्स में वो छप के आया था और हमारे एक मामा जी हुआ करते थे अशोक अग्रवाल, वो बहुत खुश होके और सुबह ही सुबह वो अखबार लाए और उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। बाद में मुझे पता लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हूँ और मुझे ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली है। जो लोगों ने बताया मुझे तो उसका ज्ञान नहीं था। तत्पश्चात मैंने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न में यूपी बोर्ड से पास किया और इसके पश्चात मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गया और मैं एडमिशन लेने गया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जहाँ से आपको मालूम होगा कल्पना चावला जो महान वैज्ञानिक भी हुई और वो स्पेस में भी गई, लेकिन वो बहुत अतीव घोर दुख का विषय है कि वो सरवाइव नहीं कर सकीं और वो उसमें डेथ हो गई। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गया, लेकिन मेरी आयु कम थी। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था कि 16 वर्ष की आयु मिनिमम न्यूनतम होनी चाहिए। मेरी आयु 15 वर्ष 8 माह थी, तो इस कारण से मेरा सिलेक्शन मेरिट पे हो गया था, लेकिन एज के आधार पर वो टेक्निकल इशू हो गया और वो उसकी वजह से मैं फिर पंत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में मैंने एडमिशन लिया, जो कि भारत की और विश्व की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी मानी जाती है और जो कि इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेटेड है। इसको अमेरिका ने ही अमेरिका के कोलैबोरेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी कि अब भारत में जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उस फॉर्म की इनकम से ही यूनिवर्सिटी चलनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि करोड़ों रुपए की जो आमदनी है वो स्वयं यूनिवर्सिटी कमाती थी और यूनिवर्सिटी अपने छात्रों पे और सुविधाओं पे और बिल्डिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और यूनिवर्सिटी को भव्य बनाने पे, एजुकेशन में करती थी। और तमाम हमारे अमेरिकन प्रोफेसर्स आते जाते रहते थे, गेस्ट लेक्चर होते थे। हमारे सारे प्रोफेसर जिन्होंने हमको पढ़ाया है, डॉक्टर मेहता साहब, डॉक्टर शिवास साहब, डॉक्टर अरुण कुमार जी, मुझे नाम अभी भी अपने गुरुजनों के याद हैं। तो वो सब अमेरिका होकर के ट्रेनिंग ले करके वहाँ लेक्चर्स अटेंड करके डबल पीएचडी करके इस तरीके से आए थे। तो उनका पढ़ाने का ढंग भी अनोखा था और ऐसा ढंग था कि जिसमें बच्चों को ज्ञान अर्जन होता था और बच्चे पढ़ाई से जी नहीं चुराते थे और स्टूडेंट को लेक्चर अटेंड करना आवश्यक होता था और उनको जब तब अकेजनली इम्तहान ले लिया जाता था, जिसे क्विज़ कहते हैं, कि क्विज़ में ये देख लिया जाता था कि जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो वाकई दिमाग तक जा रहा है या कहीं पे मन और चित्त उड़ा हुआ है। तो मैं आपको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जिज्ञासा जो है वो वाकई एजुकेशन
एजुकेशन के बाद इसका प्रादुर्भाव होना आवश्यक है। और हर एजुकेटेड पर्सन में अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं आएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कन्वोकेशन हुआ था तो उसको महामहिम राष्ट्रपति जी बीबी गिरी साहब ने अटेंड किया था। वही कन्वोकेशन और दीक्षा और हम लोगों को डिग्री देने के लिए पधारे थे। पंतनगर का ये ट्रेंड था कि एक साल कोई महान वैज्ञानिक, जैसे डॉक्टर बोरलॉग साहब जो वैज्ञानिक थे महान अमेरिका के, वो आते थे। कभी कोई महान वैज्ञानिक कन्वोकेशन में आते थे, कभी प्रधानमंत्री जी आते थे या राष्ट्रपति जी आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वहाँ के कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे। तो बीबी गिरी साहब की मैं बताऊं, आज भी मुझे उनके शब्द कानों में गूंजते हैं, वैसे के वैसे शब्द गूंजते हैं कि उन्होंने 1.5 घंटा लगातार बोला था और तमाम चीज़ें बताई थीं कि आगे का जीवन आपका कैसा रहना चाहिए और आप यहाँ किस उद्देश्य से आए थे और क्या आप लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो उसका क्या इस्तेमाल आप करेंगे। और ऐसी गूंजती हुई आवाज़ और जिस तरीके की उस समय लाउड स्पीकर माइक सेट किए गए थे, मैं आज भी अचंभित हूँ कि किस तरीके से वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि जैसे पूरी बात सामने माननीय श्रद्धेय गिरी साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप शिक्षा से जो ग्रहण करके जा रहे हैं वो जिज्ञासा ग्रहण करके जा रहे हैं। आपको जिज्ञासु बनना है। आप जिस रास्ते से गुजरें, जहाँ बैठें, वहाँ आपको चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दें। आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आपके अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि ये ट्रेन कैसे चलती है, किसने चलाई, किस सिद्धांत पे चलती है। और किसी सड़क से आप जा रहे हैं तो ये कैसे सड़क बनी और ये सड़क कैसे निर्धारित की गई कि ये सड़क शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही है, तो इसको कैसे नक्शा बनाया गया होगा कि जिससे दिल्ली जुड़ गई होगी। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उस समय कहीं जो दिल को छू गई, उतर गई। उसी कारण से वो बातें आज भी याद हैं, क्योंकि वो असली ज्ञान था और असली उनकी भावना थी जो वो उड़ेल देना चाहते थे आगे छात्रों में। और यही परंपरा होती है और ये रहनी चाहिए कि इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी और तमाम आविष्कार जो हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। जो आविष्कार जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे आगे फिर रिसर्च शुरू हो जाती है। तो उनका कहना था कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा ही आविष्कार की जर्नी है। ये यहाँ पे कौतूहल का विषय है कि जब बच्चे जो हैं हाई स्कूल और इंटर में आते हैं तो ये पेरेंट्स को, गार्जियंस को, फ्रेंड्स को और जो आपके वेल विशर्स हैं उनको जिज्ञासा रहती है कि किस लाइन में जाना चाहिए। तो मैं अपने नाना जी से, लाला रघुवर दयाल जी अग्रवाल, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तिलर के और बड़े ही संभ्रांत विचारों के थे और बड़े ही ज्ञानवान और अंतर मन से बहुत सभ्य, सुंदर और सीधे व्यक्ति थे। तो उनका विचार था कि वो एक डॉक्टर हरीश अग्रवाल साहब होते थे, उनके मतलब दोस्त, उनसे बहुत प्रभावित थे कि वो तो मुझको भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मेरा बचपन का नाम था कुमुद और मुन्ना, तो वो कुमुद नाम था, तो वो मुन्ना तो कहते थे मुन्ना डॉक्टरी में बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनो। मेरे पास बायोलॉजी भी थी हाई स्कूल में। मैंने मेढक एक दफ़े टैंक में से निकाला और उसको लिटाया, उसमें आलपिन लगा के उसको करना था। वो मैं नहीं कर पाया, वो दूसरों से करवाया जो प्रैक्टिकल था। और मैं उसके बाद में इतनी मुझे गिलगिली लगी कि मैं मेढक नहीं छू पाया। तो मेरी अभिरुचि
इसी विज्ञान में थी, साइंस में थी, इंजीनियरिंग में थी। मैं हवाई जहाज़ उड़ते देखता था, ट्रेन जाते देखता था, तो मेरे को विचार आता था, लाउड स्पीकर सुन रहा हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ, कि साइकिल देख रहा हूँ कि कैसे सब बन गई, ये सब चीज़ें किसने बना दी और कैसे बन गई। तो ये जिज्ञासा जो चाइल्डहुड जिज्ञासा थी, उसने मुझको इंजीनियरिंग में जाने की प्रेरणा दी, और मैं इंजीनियरिंग को ही सबसे अच्छा विषय मानता हूँ। माना मैंने, मेरे लायक इंजीनियरिंग सबसे अच्छा विषय रहा। लेकिन मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ दूसरे प्रोफेशंस की, बहुत मान सम्मान करता हूँ मेडिकल प्रोफेशन का, कि वही कहते हैं कि ऊपर ईश्वर है और धरती पे भगवान जो है वो डॉक्टर लोग हैं। और वो आज के परिवेश में जो आपदा चल रही है उसमें वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। तो मैं दूसरे सभी प्रोफेशंस की बहुत तारीफ़ करता हूँ, और जो भी प्रोफेशंस के लोग मिलते हैं मैं उनसे ग्रहण करना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, और मेरे अंदर हर वक्त जिज्ञासा और क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे कोई समाज विज्ञान का मिले, ज्योग्राफी का मिले, हिस्ट्री का मिले, कोई लॉ कॉलेज का मिले, और मुझे इकोनॉमिक्स का मिले, कॉमर्स का मिले, और बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी हैं, बहुत सारे विज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं, कितनी शाखाएं हैं ज्ञान की। उन सब से मुझे ग्रहण करने की इच्छा रहती है, और मैं 1000 साल भी ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, और उसी को मैं अपने जीवन का दाना पानी, अपनी आत्मा का दाना पानी और खाना पीना मानता हूँ, कि मुझे कोई ना कोई ज्ञान, नॉलेज, जिज्ञासा, मेरे अंदर एंग्जाइटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मिलते हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों का भ्रमण करने वाले श्री आर.के. अग्रवाल ने कई बिजनेस समिट, सामाजिक व राजनीतिक सेमिनारों में भाग लेकर अपने विचारों से सभी को चकित किया। वो चाहे राजनीतिक हों, स्टार हों या उद्योग जगत के लोग, यहाँ तक कि अपनी कलम से लोगों के दिलों पर मोहब्बत का रंग भरने वाले राइटर जावेद अख्तर भी आपकी काबिलियत के कायल हो गए। देश समाज से जुड़े हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना जैसी महामारी में भी वो अपनी पत्नी विभा अग्रवाल के साथ गरीबों को राशन बांटने में पीछे नहीं रहे। उनके द्वार हर गरीब असहाय के लिए हर समय खुले रहते हैं। नगर में मानव सेवा स्थली की स्थापना के साथ उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क शिक्षा व किताबें वितरित करी। उनके द्वारा लिखी गई किताबें, जिसमें थिंग्स राइट्स फॉर यू भारत रहस्य खास है। उन्होंने SI से ट्रेनिंग ली, जिसके लिए उनको ट्रेनर नियुक्त किया गया। सरकार ने गेस्ट लेक्चरर नियुक्त कर उनकी सेवाएं ली। श्री आर.के. अग्रवाल को, जिसके लिए वैश्य गौरव, वैश्य रत्न, इंडियन इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रायल इंडस्ट्रीज सहित कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। आपको जैसा मैं बताया था कि मैं क्या आप भी यही सोचते होंगे कि सोच जो है मनुष्य का, देखिए ये मानवीय शरीर भी जो है ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की रचना है। किस तरीके से हमारे अंग बने हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, उंगली हैं, और कान है, मुंह है, नाक है, सर है, ब्रेन है, हार्ट है, पैर हैं, उंगली हैं उसमें, और किस कसीदेकारी से ये निर्माण हुआ है, जिसमें कि आपको अगर 5 की बजाय 4 उंगली रह जाए, एक उंगली आपकी बांध दी जाए, तो आपके काम कितने अपूर्ण हो जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें आपको आ जाती हैं। तो ये पूर्ण शरीर जो है प्रकृति की देन है। और जो माइंड है, जो सोच है, तो वो सोच जो है वही करिश्मे करा रहा है। उसी से आइंस्टीन, आर्किमिडीज, न्यूटन और आर्यभट्ट और डॉक्टर C.V. रमन साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब और बड़े महात्मा गांधी साहब, विचारक, सोच, दार्शनिक, ये सब आ रहे हैं। तो ये सब ईश्वर की या प्रकृति की एंड की तरफ से सोच आ रहा है।
हम रिसीविंग एंड पे हैं, मनुष्य को उतार दिया। जैसे कि हम चंद्रमा पे एक कोई भी वो अपना सैटेलाइट उतार देते हैं और फिर यहाँ से अपना कम्युनिकेशन हम भेजते हैं कि सैटेलाइट तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये इंफॉर्मेशन भेजो, ये हम तुम्हें भेज रहे हैं, इसका जवाब भेजो। तो हम वो सैटेलाइट जो है रिसीविंग एंड पे है और डोनर एंड पे हम यहाँ पे मेन ह्यूमन बीइंग वो बैठे हुए हैं। तो इसी सिस्टम यानी पैरेलल ईश्वर जो है या प्रकृति जो है वो सोच, कॉस्मिक सोच आ रहा है हर मनुष्य में और मनुष्य जो है रिसीविंग एंड पे है, वो सोच काम कर रहा है कि ये पता नहीं लगता कि हमें किस समय क्या सोच हो जाए। आप अभी बैठे हैं, एकदम आपको लंदन का चित्र आ जाता है, कहीं अमेरिका का चित्र आ जाता है, कहीं आपको अपने ग्रैंडफादर का चित्र आपके सामने आ जाता है। तो सब ये वहाँ से फिल्म चल रही है और आप उसको कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। तो इस यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई अचीवमेंट हुई है, आपको कोई अचीवमेंट हुई है तो आप उसको ये ना मानिए कि आपको हुई है, वो तो आप खिलौना हैं और ईश्वर ने आपसे कराई है। तो आप उसको बताइए जिससे कि और लोग लाभान्वित हो सकें, उसको रोकिए मत, उसको आप रोकिए मत। आप डॉक्टर हैं तो आप कहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, जिससे लोग फ़ायदा। वरना कभी कभी ये देख के मुझे दुख होता है, लोग कहते हैं अरे मैं तो नाचीज़ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे को देना नहीं चाहते हैं या थोड़ा सा उनको घबराहट है कि दूसरा उनका समय ना ले ले, वो ना ले ले या उनसे उनका लाभ ना उठा ले उनके ज्ञान का। तो वो कहना चाहिए कि मैं ये जानता हूँ, मेरे ये अचीवमेंट हैं और मेरे क्या, ये ईश्वर के अचीवमेंट हैं। आप तो एक खिलौना है, इस खिलौने के ये अचीवमेंट हैं और आप दूसरे खिलौने जो हैं वो जो कनेक्ट कर सकते हो, जो फ़ायदा उठा सकते हो, जो भी अर्जन कर सकते हो मेरे इस अर्जन से, तो वो होना चाहिए। इसलिए आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए बताने में कि मेरा क्या वो है। इसी वजह से ये मैं आपको श्योर भी दे रहा हूँ कि जो भी मेरे अचीवमेंट रहे या मेरा सोच रहा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि आगे के लोग, बच्चे, पीढ़ियां, ये देश के लोग और पूरे विश्व के लोग, मैं विश्व के कई देशों में गया हूं, वहाँ के लोगों को मिला हूं अपनी जिज्ञासावश कि मैं मतलब जो हूँ कि अपने पूरी दुनिया के लोगों को जानूं कि वो कैसे हैं, कैसे कितने प्यारे लोग हैं, कितना उनके अंदर अफेक्शन है, लव है, कितना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, कितना उनको मनुष्य के प्रति लगाव है और कितना वो सच बोलते हैं, कितने वो ऑनेस्ट हैं, कितने वो मतलब जो है ऐसे हैं कि आपका दिल उन पे आ जाए। ये मेरी जिज्ञासा रही। तो मैं 60-70 देशों के लोगों से मिल चुका हूँ, उनसे वार्तालाप कर चुका हूँ, उनके विषय में जान चुका हूँ। तो मुझे ये लगा कि पूरी धरती के लोग लगभग एक जैसे हैं और जहाँ पर संभ्रांतता ज़्यादा है या जो प्रगति कर चुके देश हैं उनके लोग उतने ही दयालु हैं, उतने ही काइंड हैं, उतने ही वो गुड हैं। तो ये अपने में जाहिर है कि जब लोग गुड होंगे तभी तो ये भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति आएगी। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझको और मेरे परिवार वालों को निश्चित रूप से था कि मैं कुछ अर्निंग मेंबर बनूं। मेरी नानी जी को बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरे फादर थे नहीं और मुझे 4 सिस्टर्स और मदर, इन सब की जिम्मेवारी मैं महसूस करता था। मैंने मेरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं काफ़ी दूर वो हुआ और प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे आसाम वगैरह जाना पड़ता था। तो उस कारण से फैमिली शाहजहांपुर में थी, इतनी लॉन्ग अवे। तो मुझको ये हुआ कि मैं घर पे मेरा रहना ज़रूरी है क्योंकि सिस्टर्स की पढ़ाई, एजुकेशन सब उस समय वो एमएससी इंजीनियरिंग और इसमें पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद शादी का एक महत्वपूर्ण विषय था जो बड़ों को, नाना जी, नानी जी और मदर और सबको परेशान कर रहा था कि इस तरीके से। तो मैं वहाँ से आ करके और मैंने अपना यहाँ पर फैब्रिकेशन वगैरह का काम शुरू किया। इसके बाद उस ज़माने में बड़ा औद्योगिकरण हो रहा था
और इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी थी, उनका क्षेत्र रायबरेली था। रायबरेली को पूर्ण विकास करने की योजना थी। महान महान विकास हुआ रायबरेली में। पूरा रेलवे स्टेशन, डाकघर और जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो सब नई बन गई। वो चमत्कार सा लगता था उस ज़माने में कि एक शहर, एक नया शहर रायबरेली, जिसको लोग जानते भी नहीं थे, वो इस रूप में आ रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग, भारत सरकार का उपक्रम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ स्थापित किया गया और स्वयं बड़े वैज्ञानिक और वो उसको इंजीनियर्स देखभाल कर रहे थे। इंदिरा जी उसको मॉनिटर कर रही थी। इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई, जिसमें सिर्फ नए इंजीनियर्स को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया गया कि आप उद्योग लगाइए और अभी से आप अपनी जो है इमेजिनेशन और अपने उसको कार्य रूप में बदलिए। तो वहाँ हमारे कई मित्रों ने, कई दोस्तों ने, क्लास फेलोज़ ने उद्योग लगाए। वायरो वायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपेक्स प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके के उद्योग मुझे अभी याद हैं। बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर मेरा सिलेक्शन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के एंसिलरी में हुआ। एंसिलरी उद्योग वो कहलाते हैं कि छोटा उद्योग बड़े उद्योग को सप्लाई करेगा। तो मुझे वहाँ पर कोल्ड हेडेड कंपोनेंट्स की यूनिट अलॉट हुई। मैं ट्रेनिंग करने गया बेंगलोर, 1 महीने की ट्रेनिंग की और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर इंडस्ट्री में रह करके और फोरमैन्स और उनके साथ रह करके। मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कारीगरों की, फोरमैन की, क्योंकि वो इंजीनियर्स की ड्राइंग को कार्य रूप में वही परिणित करते हैं। उनके सुघड़ हाथ, सुघड़ सोच और उनका जुगाड़ उनका माइंड सेटअप कि कैसे ये काम पूरा होगा और वो करके उसको देते हैं। तो मैं बहुत बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि जो स्किल है वो ईश्वर की देन है। और जो अच्छे कारपेंटर्स हैं, बारबेंडर्स हैं, लेथ मशीन पे काम करने वाले हैं, मशीन पे काम करने वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये सब हमारे मतलब जो हैं शरीर के अंग हैं। हाथ, पैर और आँख, कान की तरह ये हैं, इनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। और बहुत बड़ी आवश्यकता है आज स्किल डेवलपमेंट की और स्किल्ड पर्सन को उनके स्किल्स के अनुसार काम देने की। तो मुझे वो उद्योग लॉट हुआ। लेकिन फिर ये आदेश आया कि बहुत बड़ी यूनिट रशिया से एक मशीन आ रही है जो कोल्ड हेडेड कंपोनेंट्स को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेगी, मतलब देगी, वो खुद ही बनाएंगे। तो ये हुआ कि चूँकि स्पेशलाइज आइटम है तो मैं ये लोगों ने कहा कि अब आपसे ये ऑफलोड नहीं लेंगे। तो उस 21 साल की उम्र में मुझको ये नहीं हुआ कि मैं इसका बना माल कहीं, चूँकि स्पेशलाइज आइटम है और कहीं बिक सकता है, वो मैंने फिर छोड़ के फैब्रिकेशन यूनिट लगाई, शाहजहानपुर में उद्योग स्थापित किया और बहुत सारे गेट्स और ये वाले वाटर सिस्टम्स और स्लूस गेट्स और इनकी ड्राइंग डिज़ाइन डेवलप करके इनको बनाया, इनको लगाया और उसी में मैं अलमारी और इन चीज़ों का काम किया और अच्छे स्तर पे इसको मैंने काम किया। और इसके बाद फिर मुझको ये प्रेरणा आई कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसको कि मैं अपने जो भी ये ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, स्किल है, कि हज़ारों उद्योगों में काम आए। अभी तो मैं अपने एक ही उद्योग में उसको इस्तेमाल, तो मैंने एक कंसल्टेंसी का और उसका काम शुरू किया RK एसोसिएट्स के नाम से। और उसमें मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, एस्टिमेट्स बनाना और टेक्नोलॉजी पुटअप करना और उसमें लो कॉस्ट टेक्निक्स को लगाना, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स को लगाना। और इन चीज़ों का मुझे फिर ट्रेनिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुडको ऑर्गेनाइजेशन ने कि किस तरीके से बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम 20-30% की कमी कर सकते हैं। खड़ी ईंट का दीवारों का निर्माण करना हमने सीखा। पट ईंट के बजाय खड़ी ईंट को आप देखिए, आपको 1 मिनट की बात मैं यहाँ पे रखता हूँ
कि आप खड़ी ईंट को 3 मंजिल से गिरा दीजिए तो वो नहीं टूटेगी। पट ईंट आप करीब 10 फुट की ऊंचाई से भी गिरा दीजिए तो वो टूट जाती है, क्योंकि उसका सिलेंडर रेशो कम होता है। तो खड़ी ईंट में बहुत ताकत होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो खड़ी ईंट का इस्तेमाल अगर हम बिल्डिंग्स में करेंगे तो हमारी बिल्डिंग बहुत मजबूत होगी और हम उसमें 7 इंच की दीवार बना सकते हैं 9 इंच की बजाय। तो 30% तो हम ये कॉस्ट में बचाएंगे और स्ट्रेंथ हमारी करीब करीब 1.5 गुनी निश्चित रूप से हो जाती है। तो ये है, लेकिन ये सवाल ये है कि इसमें हमको मैसन्स को और इन लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि वो लोग तैयार हों और इसको ऐसी चीज़ों को दें। तो मैंने कुछ कहा कि लेकिन सवाल वही है कि जब तक आप स्किल्ड पीपल को तैयार नहीं करेंगे, आपकी स्किल को वो अपनाएंगे नहीं। तो ये मैं इस तरीके से कंसल्टेंसी वैल्यूएशंस उद्योगों की, तमाम उद्योगों की, बड़े उद्योगों की किस तरीके से सिक यूनिट्स प्रॉफिट यूनिट्स में कन्वर्ट हों, इसकी रिपोर्ट्स, और सिकनेस कम हो, बैंक का एनपीए कम हो। बैंक का एनपीए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर मैंने बहुत सारे लेख लिखे और उस पर बहुत आज भी दिल में ये रहता है कि हाउ टू मेक लोन टेकर ऑनेस्ट, हाउ टू मेक लोन टेकर ऑनेस्ट। लोन टेकर कैसे ऑनेस्ट बने, कैसे वो पैसा ले और उसको इतना प्रॉफिट हो कि वो पैसा वापस करे और उसको फिर आगे दूसरे उद्योग में लगाए। ये किस तरीके से फ़िज़ा है आज। हमारा देश जो है इस बीमारी से तड़प रहा है। एक तो ये तमाम आपदाएं आती हैं, तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वायरस आते हैं, ये आता है, वो आता है, तमाम लटके झटके कीटाणु, ये वो आदमी को। ये सिकनेस जो है ये भी एक बीमारी है कि उद्योगों में सिकनेस नहीं होनी चाहिए। तो उसका सिर्फ साधन यह है कि कंसल्टेंसी उसकी पूरी हो। लोग अधकचरे ज्ञान से उद्योग शुरू करते हैं और कहीं कभी फाइनेंस की कमी से, कभी ज्ञान की कमी से, कभी मैन पावर की कमी से, कभी जो है वो सेल्स की कमी से उद्योग सिक हो जाते हैं और वो देश की पूंजी व्यर्थ में जाती है, जो कि किन्हीं और लोगों की गाढ़ी कमाई पूंजी है और वो एनपीए के रूप में आपको प्रदर्शित होती है कि ये बैंक का इतना एनपीए है, ये एनपीए है, वो पैसा लेके भाग गया है, ये है, वो है। ये सब मुझको बड़ी हेट होती है देख करके, सुन करके। तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया, मुझे कई अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय निर्माण रत्न अवार्ड, और इसको ये अवार्ड्स लिए जो मैं आपको ये शो करना चाहूँगा। और बहुत सारे अवार्ड्स और मोमेंटोस लगे हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये मेरा नहीं, ये ईश्वरीय प्रदत्त एक खिलौना, मानव एक खिलौना ईश्वर का, उसके लिए हैं। और वो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इससे दूसरे लोग प्रेरित हों, उनका सोच भी आए और वो उसमें उनको मदद मिले और हमारा जो ये बीमारियां हैं ये देश से दूर हो सकें। सिकनेस की इंडस्ट्री जो है संपन्न हो, कुटीर उद्योग बढ़ें, गांव-गांव में उद्योग लगें। गांव में भी काफ़ी ज्ञानशीलता है, सोच है और इमेजिनेशन है, लेकिन वो ऐसा माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। कुछ निश्चित रूप से कहूँगा कि जो सरकारी विभाग हैं जिसके लिए वो बने हैं वो उसमें प्रेरणा नहीं देते, उत्साह नहीं देते। वो सिर्फ एक मैकेनिकल वर्क करते हैं और डेटा तैयार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क जो है वो नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल वर्क तो एक वातावरण, एक उत्साह बनने से होगा। उत्साह जब तक नहीं होगा तो ये कुटीर उद्योग, ये नए नए सोच, नए इमेजिनेशंस, नई रिसर्च, कुछ नए मॉडल्स बने। एक से एक, कभी मैं जाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक से एक मॉडल बना के लाते हैं। अभी मैं इनवाइटेड था बरेली, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर भी हूँ मैं, फेलो भी हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था और तो आए थे वो।
तो वहाँ पर उन्होंने एक वॉशिंग मशीन बनाई थी एक स्टूडेंट ने, कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो वो वॉशिंग मशीन इस तरीके की थी कि वो उसका ड्रम जो है साइकिल के उससे चलता था, साइकिल के पेडल और जो साइकिल का वो होता है गियर, उससे चलता था। तो उससे वो बैठ के उसको घुमाते थे, और आप समझ सकते हैं कि उसके ड्रम के अंदर जो कपड़े भरे हैं, साबुन भरा है, वो उसको बिना शक्ति लगाए हाथों की, और जो हाथ खराब होते हैं लेडीज़ के और वॉशर बैंड्स के, जेंट्स के, वो नहीं खराब होंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सोच हैं जो हम इजी और घरेलू मशीनें, घरेलू उपकरण बना सकते हैं। तो सवाल है कि एक माहौल तैयार करने की बात है कि उनको इज्जत दी जाए, जो लोग ऐसा काम करें प्राइज़ दिया जाए उनको। सुना है हर एक महान व्यक्ति के पीछे एक अच्छे परिवार के संस्कार भी होते हैं, तो कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं। ये आपको अभी पिछले चैप्टर्स में और ये क्लियर हुआ है कि कहाँ पर देश की प्रगति रुक रही है, देश में मुश्किलें उत्पन्न हो रही हैं, देश का विकास वास्तविक रूप में हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। प्रश्न ये है कि कोई भी विकास हो तो उसके साथ हैप्पीनेस जुड़ी होना चाहिए। हम रात दिन टीवी पे इस पे एक विकास करना है, विकास की योजनाएं आ रही हैं, विकास की योजनाएं और आएंगी, लेकिन ये सुनाई नहीं देता कि हैप्पीनेस कितनी आएगी, हैप्पीनेस में कहाँ लोचा है, या हैप्पीनेस जांच करने का कोई इंडेक्स सरकार ने बनाया है, और आंतरिक स्थिति को जांचने का कोई मापदंड बनाया है कि इंसान की वो हैप्पीनेस प्रदर्शित हो सके, तो पता लग सके कि विकास की जो है वास्तविकता, वास्तविक उपयोगिता हैप्पीनेस से ही जुड़ी होनी चाहिए। परिवार एक यूनिट है पूरे देश की। जिस तरीके से भवन की यूनिट ईंट होती है, ईंट ईंट जोड़ के भवन बनता है, 100 मंजिला, 200 मंजिला, 50 मंजिला इमारत बनती है, ऐसे ही 1, 2, 10, 50, 1000, 10,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मिलकर के देश बनता है। तो उसकी उस यूनिट को हम कैसे इंटैक्ट करें, कैसे मजबूत करें, कैसे हम देखें कि हमारी ईंट घुनी हुई नहीं है, कमज़ोर नहीं है, पकी हुई है, सही है और वो कारगर है, मजबूत है। उसको देख के हम खुश हो जाते हैं कि अरे ईंट जो हमारी आई है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा भवन तैयार होगा, वो हैप्पीनेस देगी हमको। इसी तरीके से परिवार अगर हमारे खुश हैं तो हमें हैप्पीनेस आएगी। आज स्थिति क्या है कि जो नियम है, जो कानून है, उसमें परिवार में विघटन हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मैटर्स में, चीज़ों में भाई भाई से नहीं बोलचाल बंद है, भाई भाई का एक तरीके से एंटी बना हुआ है। भाई बहनों में, भाई चाचा भतीजों में, उन रिलेशंस में विघटन है। जबकि मनुष्य का प्रादुर्भाव, जन्म कहाँ होता है, किसके बीच होता है? उसका जन्म होता है माता पिता के बीच, बाबा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ, उनके दोस्त, फ्रेंड सर्किल, इनके बीच में वो बढ़ता है, खेता है, खाता है, उनसे संस्कार लेता है, उनकी आदतें सीखता है और फिर वो जाता है, उनसे अलग हो जाता है। आज क्या है, जिनसे वो ले रहा है उनसे अलग हो रहा है, क्योंकि इसकी मान्यता नहीं है, सरकार ने भी इसकी मान्यता नहीं दी कि नहीं, परिवार का वातावरण बहुत उत्तम होना लाजमी है। अगर हमें देश की हैप्पीनेस देखनी है तो उसका नापा जाए कि कैसे परिवार आपस में किस तरीके से, कितनी हित की भावना है, कितनी उनके अंदर अट्रैक्शन है अपने भाई का भाई के प्रति, कि मैं भाई को क्या कर दूं, दूसरा भाई कहे कि इनको मैं क्या कर दूं। ये देखने की बात है। इस तरीके के नियम कानून, पारिवारिक नियम आए कि कहीं विघटन की संभावना ख़त्म होती जाए, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो आपसदारी में ही होना, गवर्नमेंट के कानून के अंतर्गत हो, नियम के अंतर्गत हो, क्योंकि मनुष्य को एक दिन जाना है, दुनिया से छोड़ के जाना है सब कुछ जो उसने अर्जन किया, तो उसके बंटवारे में
उसमें पहले से निश्चित हो जाना चाहिए कि इस तरीके से ये होगा, ये गवर्नमेंट की जब प्रक्रिया होगी तो ऐसा होगा तो हैप्पीनेस आएगी। जहाँ सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों फैक्ट्री बनी हुई है कानून बनने की, तो इसका भी एक वो जरूर ढांचा बन सकता है। तो ये मेरी मूल सोच है। ये मूल सोच आपका भी होगा, आपने विचार किया होगा, या आपने विचार नहीं किया होगा तो आप विचार करेंगे तो कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो कोई ईश्वर की तरफ से दी हुई जो कॉस्मिक भावना है उसके अंतर्गत बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होना लाजमी है देश की तरक्की के लिए। और दूसरा सोच मेरा है बृहद सोच कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम ईश्वर की सर्वोत्तम देन है, कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम ईश्वर की सर्वोत्तम देन है। और ईश्वर ने इतनी नियामतें दी हैं, उसमें सबसे बड़ी नियामत यह है जिसके कारण सारे मनुष्य रह पा रहे हैं। और सारी नियामतें ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य के लिए ही बनाई हैं। सैकड़ों मेटल, सैकड़ों मतलब जीव, सैकड़ों लाखों वनस्पतियाँ, मेवे, दालें, खाने पीने के सामान और तमाम एलिमेंट्स। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक मनुष्य ने कोई भी एलिमेंट अपना नहीं बनाया है, वो सब ईश्वरीय एलिमेंट हैं, प्राकृतिक एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है, सोना है, आरम जिसे कहते हैं, सिल्वर है, एजी जिसे कहते हैं, ये सब ये प्राकृतिक संरचना है। उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, उससे हम सनमाइका बना रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं, प्लाईवुड बना रहे हैं और चीज़ें प्रोसेस करके बना रहे हैं, सैकड़ों केमिकल बना रहे हैं। लेकिन वो जो मूल तत्व हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। तो उन नियामतों में मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम सर्वोत्तम एलिमेंट है, सर्वोत्तम नियामक है। सर्वोत्तम नियामत के कारण ही ये सब चीज़ें संभव हो रही हैं। अग्रवाल जी, आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों से इतना प्रभावित हैं, तो आप उनके लिए क्या सोचते हैं? हाँ, तो ये और दूसरे देशों में वैज्ञानिकों की और साइंटिस्ट की, प्रोफेसर्स की और ज्ञानवान व्यक्तियों की कहीं ज़्यादा इज्जत है, कहीं ज़्यादा उनको मान्यता है, कहीं ज़्यादा उनको स्पेस दिया जाता है। और वो उसी का कारण है कि हमारा इंडिया में जितना ब्रेन है वो कुंठित हो जाता है, वहाँ पे नहीं। वहाँ के कई राष्ट्रपति अमेरिका के, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। जैसे कि पहली दफ़े हमारे हिंदुस्तान के 70 वर्षों की हिस्ट्री में APJ अब्दुल कलाम साहब जो महान वैज्ञानिक थे, उनको राष्ट्रपति का पद मिल सका। वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। तो जो वैज्ञानिक और वो हैं, उनके सोच को ग्रहण करने की क्षमता उतनी नहीं है जितनी अन्य देशों में है। मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका में इतने म्यूज़ियम हैं, शायद पूरे अमेरिका में मुझे बताया गया कि 40,000 म्यूज़ियम हैं। मैं 50 म्यूज़ियम में गया, इतना ज्ञान भरा पड़ा है वहाँ पर। छोटे से मॉडल के ज़रिए सब सिखाया गया है कि आप अगर कॉलेज स्कूल न जाएं तो वहीं बच्चे आ रहे हैं, 200-200 बच्चों के ग्रुप्स आते मैंने देखे। मैं सैन डियागो में गया, मैं जो हूँ लास वेगास गया और ये दूसरे और शहरों में गया, डलस में गया। तो वहाँ पर कल्चर है, लाइब्रेरीज़ की बहुतायत है, लाइब्रेरीज़ का कोई ठिकाना नहीं। हर चौराहे पे बड़ी ह्यूज लाइब्रेरीज़ हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं और सब फैसिलिटीज़ हैं। कोई एनीबडी शुड कम सिट, वो आपको कहेंगे कि नहीं आप ज्ञान अर्जन करिए, बैठिए, आप आइए, आप कौन सी किताब चाहते हैं, कौन सी सूचना चाहते हैं, कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर द कमर। They want कि everybody should join the library, everybody should join the museum and become imaginative person, become scientist। बच्चों में ये संस्कार, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल के ग्रुप्स में आ रहे हैं और वो सीख रहे हैं। एक मैं म्यूज़ियम में गया
तो उसमें पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत ह्यूज म्यूजियम था, लेके ब्रेन से और फिट तक मसल्स क्या होती हैं, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, और हमारा स्केलेटन कैसा है, और माइंड में कितनी करोड़ों अरबों 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 खरबों वो संकरी नलियां हैं, गुच्छे हैं, जो माइंड से एक एक संचार भेजते हैं पूरे शरीर को। तो वो देख के अद्भुत लगता है कि ये सब कैसे निर्माण हुआ मनुष्य के शरीर का या दूसरे मैमेलियंस के शरीर का। तो ये मैं अपनी विदेश यात्राओं में जिज्ञासु ही रहा। मैं वहाँ पर उसको गया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ये बनाया है डिज़नी, वो डिज़नी जो पार्क हैं, मिस्टर डिज़नी ने एक ऐसा स्थान बनाया कि मैं वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो दूंगा, जिसमें सैकड़ों तरीके के इंजीनियरिंग के करिश्मे हैं, और वो बच्चों के खेल हैं वहाँ पर। मतलब दैट इज़ ए अम्यूजिंग प्लेस, डिज़नीलैंड। तो डिज़नीलैंड गया तो ऐसे भरे पड़े हैं वहाँ पर, तो लोग वहाँ पर ज्ञान भी सीखते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारा देश भी होना चाहिए। वैसे तो देशभक्ति, देश प्रेम और देश का विकास आपका सर्वोपरि शौक़ है। इसके अलावा आपके क्या हॉबीज़ हैं? वैल्यू मुझे देखने की एक आदत सी पड़ गई है, और प्रारंभ से थी कि कॉस्ट और वैल्यू में देखिए बहुत भारी अंतर है। वैल्यू और कॉस्ट जो है कहीं पे मैच नहीं करती। अब कॉस्ट जैसे है कि आपने मकान बनाया, गांव में बनाया, बिना नक्शे के बना दिया किसी ओनर ने, और उसमें मोटी बीम्स डाल दी, कमरे छोटे कर दिए, मोटे वो जो है लगा दिए चौखटें, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि जिसमें कर दी। तो और जो एक मकान शहर में बना, वो फुल यूटिलिटी देखते हुए, फुल फंक्शनलिटी देखते हुए उसको बनाया गया, तो उसकी कॉस्ट जो है कहीं कम आएगी शहर के मकान की। शहर में या वही मकान वाले गांव में ही बनाया जाता, लेकिन विद प्लानिंग बनाया जाता, विद यूजेबिलिटी बनाया जाता, विद यूटिलिटी बनाया जाता, विद वैल्यूज़ बनाया जाता, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती। अब हम 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद देखेंगे कि उस मकान की कीमत घटती चली जा रही है और इस मकान की कीमत बढ़ती चली जा रही है। मतलब 5 साल में उसकी और घटी, इसकी और बढ़ी, 10 साल में उसकी और घटी, इसकी और बढ़ी, तो एक्सपोनेंशियली फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसे ही हर चीज़ में वैल्यू देखने का वो है। और इस संबंध में मैं बताऊं कि माय सन मोहित अग्रवाल, मोहित जो है, ही इज़ वेरी जीनियस, he is very good thinker, he is a very good writer, he can write on any topic many pages, he is a thoughtful person, he is a thoughtful boy। तो वो जो है उसको भी ये वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट शुरू से प्रभावित करता रहा, और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। इसके बाद वो एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में था इंजीनियर, और कंपनी ने उसको अमेरिका भेजा। वो कई साल अमेरिका रहा, और अमेरिका से आने के बाद उसने कहा कि मैं अपने देश की सेवा करूंगा, देश में ही काम करूंगा, देश का ही जो है डिफरेंट चीज़ें बढ़ाऊंगा आगे। तो वो बहुत कुछ अपने इनोवेशंस, आइडियाज़ को लिखता रहता है। और उसने जो है अभी वैल्यूएशन इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, एक जो है क्या कहते हैं आजकल ऐप डेवलप किया है। तो उससे बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जुड़ेंगे, और उससे
बहुत लाभान्वित होंगे। वैल्यूएशन VIS, वैल्यूएशन इंटेलिजेंस सिस्टम, उस पे उसने 3 साल काम किया है और उसको डेवलप किया है। आई डू नॉट नो फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी मच अबाउट दैट, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ही दिया है, हमने ही दिया है उसको कि क्या मतलब उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हों, डिफरेंट टेबल्स हों, डिफरेंट उसके यूटिलिटी पॉइंट्स हों, डिफरेंट यूजेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स हों और उसके फंक्शनलिटीज़ हों, उसके एडवांटेजेस हों, ये सब मैंने दिए हैं। और हमारी वाइफ श्रीमती विभा अग्रवाल भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रखती हैं और उन्होंने काफ़ी होल टाइम वर्क करती हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट इवैल्यूएशंस। तो वो काफ़ी मतलब उनके वो जो है अपना करती हैं। और मदर जो हैं श्रीमती शकुंतला अग्रवाल जो MA BEd हैं, और उनको भी इसका था। और एक्चुअली मैंने उन्हीं की बातों से इस प्रोफेशन की तरफ मैं आकर्षित हुआ था। तो वो हर चीज़ की कीमत और वैल्यू में डिफरेंस देखने की उनकी हैबिट थी कि इसकी कीमत तो कम है, वैल्यू ज़्यादा है, या इसकी वैल्यू तो बहुत, या कि कीमत तो बहुत ज़्यादा है और वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें उनको एक तुलनात्मक अध्ययन करने का मादा रहा है। तो वो भी हमारे कार्यों में पूरा हाथ बटाती हैं, करती हैं, और उनको वो फुल टाइम वो डिवोटेड हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप की हैं। तो ये रहा। और मैं, आपने जहाँ तक पूछा कि क्या मैं किस तरीके से देश को और आगे वो देखना चाहता हूँ, इसको मैं अपनी दिल की भावनाओं को मैंने एक कागज़ पे उकेरा, उसको मैं आपको बहुत तेज़ी से सुनाई देता हूँ, जो मेरी पूरी भावना है और जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमारे युवा, हमारे मतलब जो है लेडीज़, भाई बहन और बच्चे और सब, गवर्नमेंट किस तरीके से लेती है, वो डिपेंड करेगा। एक परिकल्पना जो हम और आप वास्तविकता में बदल सकते हैं और बदल डालेंगे। भारत 20 वर्षों में पृथ्वी का सर्वोत्तम राष्ट्र होना चाहिए। हम आप क्या चाहते हैं? अच्छा जीवन, भारत, अच्छा भारत, नेक भारत, खुशनुमा भारत। हम आप सब खुश और उत्साह से परिपूर्ण एक दूसरे को देखना चाहते हैं। दुनिया में आना है और दुनिया से जाना है। क्यों ना कुछ करके जाएं। मन से, विचार शक्ति से, प्रेम शक्ति से बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए हम करें, साथ साथ चल पड़ें, मन से मन मिलाकर उद्देश्य को पकड़ लें। इसमें जो मेरे को भावना आई है, जो दिल में बात आई है कि जो मैं देखना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूछा, और ये आपकी महानता है कि आपने इस उत्सुकता को, इस जिज्ञासा को जाहिर किया। क्योंकि अभी बात यही हो रही थी कि जिज्ञासा जो होती है वो महान प्राणियों में ही होती है, और उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रारूप मैंने तैयार किया। अब ये कब मूर्त रूप लेगी, ये तो ईश्वर के हाथ में है और हम सब लोगों के हाथ में। सब मानवों में प्रेम हो, त्याग हो, एक दूसरे का हित हो, ये सर्वोत्तम चीज़ है, जिससे लोग अच्छा मतलब जो है अच्छा महसूस करेंगे, हैप्पीनेस आएगी। भय रहित जीवन हो, भय मुक्त भारत हो। हर जगह भय है, हर चीज़ में भय है। ये भय जो है हमारे हर चीज़ को जैसे दीमक की तरह चाटता है। साफ़ सुथरा भारत हो, नीट एंड क्लीन इंडिया, इसको मैं पिछले 30 साल से इस इमेजिनेशन को देख रहा हूँ, और आज भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। हर हाथ को काम और हर दिमाग को सोच हो, हर दिमाग के सोच का इस्तेमाल हो और हर हाथ को काम मिले। तो हर दिमाग के सोच का कितना इस्तेमाल हो रहा है,
ये आपके सामने है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी तंत्र इतना बड़ा है तो वो काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है लोगों के दिमाग को खींचने के लिए। इसीलिए मेरा एक इमेजिनेशन था, एक पब्लिक सेंटर होना चाहिए हर ज़िले में, टाउन एरिया में। पहले हम ज़िलों में शुरू करें। पब्लिक प्लेस, पब्लिक सेंटर, पीपुल सेंटर। वो पीपुल सेंटर ऐसा हो जिसमें कोई भी फ्रीली जाने की उत्सुकता दिखाए और वहाँ पर अपनी एक्टिविटी करे, वहाँ पे अपना सोच लिखे, बताए, दर्ज कराए। वहाँ पे स्टाफ मौजूद हो, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पब्लिक सिटीजन्स जो गुड सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से स्टाफ हो, और उसके अंदर इतनी उत्सुकता हो कि वो हर एक का स्वागत कर सके, हर एक के विचारों को दर्ज कर सके, हर एक की बात को लिख सके, और पता नहीं उस बात से क्या क्या बात निकल के आ सकती है। ऐसा पब्लिक सेंटर की स्थापना, पीपुल सेंटर की स्थापना हर ज़िले में होनी चाहिए। हर ग्राम में कुटीर उद्योग हों, हर ग्रामीण को काम, साफ सुथरे गांव हों, हत्या, लूट, अपहरण, पारिवारिक सामाजिक अन्याय से मुक्त भारत हो, काम, रोजगार, ज्ञान, न्याय, खुशी, पर्यटन से भरपूर भारत हो। ये संभव है लोगों और गवर्नमेंट की बहुत उत्साहवर्धक साझेदारी से। केवल फाइलें भरने से, डेटा इकट्ठा करने से नहीं होगा कुछ भी, और माइनस में जाएगा। ये उत्साह दोनों का इतना सामंजस्य हो, इतनी थ्रस्ट हो, तब ये काम संभव है। शिक्षा ऐसी कि बच्चे स्कूल भागें। शरीर की भूख अन्न से शांत होती है और मन आत्मा की भूख ज्ञान से शांत होती है। भारत वैज्ञानिकों का देश हो, ज्ञान का देश हो, कल्चर का देश हो, पर्यटन का देश हो, प्रेम का देश हो, विज्ञान और कला का देश हो, जिसमें अपने ही देश के लोग जाने में उत्साह रखें और पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आए। मेरी तो एक कल्पना है कि पूरे विश्व का एक स्थान बनना चाहिए, और उसमें पूरे विश्व जो 200 देश के लोग हैं वो आकर के यहाँ पर रहें, और उनका कुछ कॉमन प्रोग्राम हो, और वहाँ से पूरी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इस भारत देश से जाना चाहिए। और सारे जो वैज्ञानिक हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो हुए हैं, उनका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जीवन को बना रहे हैं। चाहे वो जेम्स वाट का स्टीम इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन हो, मिस्टर डीजल का, वैज्ञानिक डीजल का, बिजली बनाने वालों का हो, हवाई जहाज राइट बंधुओं का हो, वो हमारे लिए एक तरीके से धरती के भगवान हैं। धरती पे वो भगवान ने भेजा है उनको अपना अंश दे करके। तो उनकी मूर्तियाँ लगें, तो उनकी मूर्तियाँ जब लगेंगी तब हम कहेंगे कि हम वसुधैव कुटुंबकम को, पूरी पृथ्वी के ज्ञान को, मतलब अपना जो है उसका अभिनंदन करते हैं और उसको मतलब मान्यता देते हैं। ऐसी उनकी मूर्तियाँ लगें, ऐसे म्यूज़ियम बने जिसमें पूरे विश्व का ज्ञान के अर्जन को शो कर सकें। हर जिले में महिला शिक्षा, महिला रोजगार, महिला हॉस्टल की व्यवस्था हो, तभी हम महिलाओं की शिक्षा का, उनके ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे। भरपूर बिजली, सड़क, पानी, ईमानदारी हो, राष्ट्रभक्ति हो, जो राष्ट्रभक्ति दिल से उत्पन्न हो, और वर्ल्ड क्लास सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना, मजबूत होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप ही आ जाएगा। इंडियन कंपनीज टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज, और हमारी क्वालिटी हो इतनी अच्छी कि इंडियन कंपनीज टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनी, भारत की उपस्थित पूरे विश्व में हो, पूरी पृथ्वी पर हो। जो भी बात मैंने कही थी कि सारे देश के लोग यहाँ पर आएँ और हम सारे पूरे वर्ल्ड की जो अच्छी मानवता की चीज़ें हैं उनको हम प्रदर्शित कर सकें, उनको हम मतलब जो है उनका अभिनंदन कर सकें। अर्बन रूरल वुमेन शक्ति का पूरा राष्ट्र के लिए उपयोग हो। माता पिता, भाई बहन, पुत्र का आदर, समर्पण, आदर्श परिवार होंगे तभी आदर्श भारत हो सकता है। तो परिवार का जो है वो किसी तरीके से टूटन ना हो परिवार में, ये सरकार को
ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि कोई टूटन ना हो। कवियों, पत्रकारों, हृदययुक्त गवर्नमेंट क्षेत्र के लोगों को, गवर्नमेंट के लोगों को, समाज सेवक, उद्योगपतियों को, कला प्रेमियों को मतलब जो है ये सम्मान और उनको इतना उत्साह दिया जाए कि वो और कार्य कर सकें। आओ मिलकर मन मिलाएं, विचार करें और देश के लिए चल पड़ें। मित्र पुलिस हो, मित्र प्रशासन हो, और पुलिस की 2 विंग्स हों, एक मित्र पुलिस और एक जो है दुर्जनों के लिए पुलिस हो। बड़े उद्योगपति घराने अन्य NGO और गवर्नमेंट के साथ मिलकर सुरक्षा और न्याय के क्षेत्र में उतरें। न्याय जो है वैसा सामाजिक न्याय होना चाहिए, न्याय देने का रूप बदलना चाहिए जिससे कि आदमी वास्तविक न्याय पा सके। और हर जिले, प्रदेश, गांव की वैल्यू की जानी चाहिए, वैल्यूएशन होनी चाहिए। उसके कुछ पैरामीटर्स के आधार पर वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि विकास सस्टेन कर सके। हर जिले में साइंस, मेडिकल, योगा, मानव व्यवहार और इसके जो है केंद्र बने जिसमें कि बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान और वैसा वो कर सकें कि हमारे यहाँ से वैज्ञानिक उत्पन्न